बहुत सारे जरूरतमंद समाज में बहुत ऐसे हैं जिनके पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है और साधनों का ज्ञान भी नहीं है, और जज्बा बहुत है, जुनून बहुत है, मेहनती हैं, वो जीवन में कुछ करना चाहते हैं। इस धरती पर मानव बन के अगर जन्म लिया है तो हर किसी का हक है कि वो यहाँ प्रगति करे, तरक्की करे। किसी महापुरुष ने कहा कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ, इस पे मेरा कोई दोष नहीं है, लेकिन अगर मैं गरीब ही मर गया तो इसके लिए सिर्फ मैं ही दोषी हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आज का कार्यक्रम उन तमाम लोगों के लिए है जो अपने जीवन को सफल बनाने के लिए किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं। आज का कार्यक्रम ऐसे लोगों के लिए भी है जो कहीं ना कहीं से अपनी आजीविका चला रहे हैं, अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, लेकिन अपने व्यवसाय के नेचर से खुश नहीं है, अपने व्यवसाय से होने वाली आय से खुश नहीं है, अपने व्यवसाय के कारण जो उनका जीवन शैली बन चुकी है उससे वो खुश नहीं है। आज का कार्यक्रम ऐसे तमाम लोगों के लिए है। आज का कार्यक्रम ऐसे लोगों के लिए भी है जिन्होंने अपना तो बहुत कुछ कर लिया, उनके जीवन के बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं और वो अब कुछ सोशल कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। वो लोग के लिए भी आज के कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण स्पेस है। तो मैं सीधे सीधे ले चलता हूं आज अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ, जिस वजह से आज आप सब लोग बड़े एक्साइटेड और यहाँ गैदर्ड हुए हैं। मुझे बस 1 सेकेंड का समय दें, मैं अपने स्क्रीन को आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। मित्रों, पूरे 40 मिनट तक मेरे साथ रहिएगा और आज इस कार्यक्रम के बाद आपका निर्णय जो भी हो, लेकिन मैं विवेक सा के आपको वचन देता हूं कि पूरे जीवन आपने जितने भी कार्यक्रम अटेंड किए हैं, 1 घंटा या 1 रात आपने जहां भी कहीं बिताई है, किसी को सुना है, लेकिन मैं आपसे वचन देता हूं कि जितने भी सभा, संगत, मीटिंग, प्रोग्राम आपने अटेंड किए हैं, आज का 1 घंटा आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण घंटा, सबसे कीमती घंटा साबित होने जा रहा है। हम लोग दुनिया में हर किसी से बात करते हैं जब से जन्म लेते हैं, अपने रिश्तेदारों से, यार दोस्तों से, बंधु बांधवों से। इस संसार में एक प्राणी ऐसा है जिससे हम बात नहीं करते, और जानते हैं वो प्राणी कौन है? वो हम स्वयं हैं। हम खुद से बात नहीं करते हैं। आज समाज में साहस का विपरीत शब्द जो है वो कायरता नहीं है, साहस का विपरीत शब्द है, हिम्मत का विपरीत शब्द है अनुरूपता। हम आज समाज के 90% लोगों का अनुकरण करते हैं, उनके अनुरूप चलने की कोशिश करते हैं, और 90% जिस तरीके की जिंदगी जी रहा है वैसी जिंदगी का हम निर्माण भी करते हैं। और जब 90% लोगों को के अनुरूप हम सोचते हैं, उनके जैसे काम करते हैं, उनके जैसे हम बनना चाहते हैं, तो कुछ अच्छा करने का साहस हम खो देते हैं। इसलिए मैंने कहा साहस का, हिम्मत का विपरीत अगर कुछ है तो वो है अनुरूपता। तो ये अनुरूपता कब खत्म होगी, जो हमारी पूरी जिंदगी को इतना भयभीत बना देती है कि हम कुछ भी करने का सही निर्णय नहीं ले सकते हैं। ये अनुरूपता इसलिए है क्योंकि हम चारों तरफ देख रहे हैं, अपनी सोसाइटी को देख रहे हैं, लेकिन अपने जीवन का लक्ष्य हम खोज नहीं पाते हैं। जितने भी महापुरुषों ने ये बात कही है, संतों ने बात की है, अपने अंदर झांको, अपने आप से बात करो कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, ये तलाश करो। तो माय डियर फ्रेंड, चलिए आज थोड़ी देर अपने आप से बात करते हैं। मैं आपको इनवाइट करता हूं आपको खुद से ही बात करने के लिए। हम यहाँ, हमें जीवन मिला है और ये जीवन 2 प्रकार का है। थोड़ा फास्ट चलूंगा, आप कनेक्ट रहिएगा। जीवन एक तो इस तरीके का जीवन है जैसा जन्म लिया उसी तरीके की जिंदगी जी के खत्म हो गए। दूसरा ये जिंदगी है जैसा जन्म लिया और लगातार प्रगति करते चले गए।
पहला जीवन कुछ इस तरीके का होता है जहां सर्वाइवर के लिए बड़ा मुश्किल से पैसा कमा पाते हैं, टाइम फ्रीडम नहीं होता, मानसिक शांति नहीं होती, कहीं देश दुनिया में पहचान नहीं बना पाते और अनहैप्पी और बोरिंग लाइफ जीते हैं। दूसरे प्रकार की जिंदगी ये भी है जहां लोग जरूरत तो छोड़िए, अपने हर सपने को पूरा करते हैं और उसके लिए पैसा कमाते हैं। उन्हें समय की भी भरपूर आजादी होती है, देश विदेश घूमते हैं। पीस ऑफ माइंड, मानसिक रूप से उनकी जिम्मेदारियां निवृत्त हो चुकी होती हैं, शांत जीवन जीते हैं, देश दुनिया में पहचान बना चुके होते हैं, हेल्थी वेल्थी और हैप्पी लाइफ जी रहे होते हैं। आपने तय कर लिया होगा, निश्चित रूप से मुझे विश्वास है आप ये पिक्चर नंबर 2 में जो जीवन है उस तरीके से अपना जीवन निर्माण करना चाहते होंगे। अपने आप से बात करें कि हम बनना क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं हम मनुष्य का जन्म जो मिला है इसको पूरा जीवन नौकर बन के बिताना चाहते हैं या मालिक बन के जीना चाहते हैं? हम अपने पूरे जीवन को गरीबी या गुजारे में बिता देना चाहते हैं या अमीर बनना चाहते हैं? अपने दिल पे हाथ रखो और अपने आप से बात करो, हम बनना क्या चाहते हैं। निश्चित रूप से आप लोगों के चेहरे बता रहे हैं कि आप सब लोग मालिक बनना चाहते हैं, एक समृद्ध और अमीरी वाली जिंदगी जीना चाहते हैं। मेरा सवाल उन लोगों से है जिनकी तलाश अभी 18, 20, 22, 25 साल की उम्र में शुरू हुई है। वो ढूंढ क्या रहे हैं? ढूंढ रहे हैं नौकरी, और नौकरी आज के कंपटीशन के दौर में मिलना बहुत मुश्किल है। अगर मिल भी गई तो बनेंगे क्या? नौकर ही बनेंगे। और दिल से आवाज आ रही है नौकर नहीं बनना है, हमें मालिक ही बनना है। अब एक मूलभूत प्रश्न पर चलते हैं कि मालिक बनेंगे कैसे? नौकरी करके बनेंगे या फिर अपना व्यापार करके बनेंगे? निश्चित रूप से आपको जवाब मिल गया होगा। जो अमीर व्यक्ति हैं या अपने मनपसंद जिंदगी जीते हैं वो सब व्यापारी ही हैं। मेरे बरेली का सबसे बड़ा अमीर आदमी जो है वो व्यापारी है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारी है, इंडिया का सबसे बड़ा आदमी, अमीर आदमी जो है वो व्यापारी है, और इस संसार का सबसे समृद्ध व्यक्ति जो है वो भी व्यापारी ही है। मूल्य वृद्धि और महंगाई के इस आंकड़े को समझो तो व्यापार का महत्व तो समझ में आएगा। मूल्य वृद्धि और महंगाई देखने में लगभग एक जैसे शब्द लगते हैं, लेकिन जमीन आसमान का अंतर है। यदि आपने अपने जीवन में आवश्यक वस्तुओं को खरीदने की क्षमता पैदा कर ली है तो आप मूल्य वृद्धि का सही नियम समझ गए कि मूल्यों की वृद्धि तो अपने नियम के हिसाब से होगी। और अगर आवश्यक वस्तुओं को खरीदने की हमारी क्षमता नहीं है, हमारी आय नहीं है, हम पे पैसा नहीं है, तो हम महंगाई 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 करके पूरा जीवन बिताएंगे। आज के दौर में जहां टेम्परेचर 48 तक जा रहा है, साइंटिस्ट बता रहे हैं कि शरीर को केवल 35 डिग्री का तापमान है, 35-36 से ज्यादा हुआ तो शरीर के ऑर्गन फेल हो ही जाएंगे। तो आज देखो कल्चर, संस्कृति ये बन गई कि घरों में एसी चाहिए। अगर हम खरीदने की क्षमता रखते हैं, बिजली का बिल पे करने की क्षमता रखते हैं, तो एसी का जो मूल्य है वो हमें चुकाना पड़ेगा। और अगर क्षमता नहीं रखते हैं तो एसी बहुत महंगा है। आज जो नगरीय व्यवस्था हो गई, जगह जगह हाईवे बन रहे हैं, और जो आज रहन सहन हो गया, कार एक जरूरत की चीज हो गई। अगर हम खरीदने की क्षमता रखते हैं तो कार की कीमत दे रहे हैं, नहीं तो कार बहुत महंगी है। बच्चों के लिए आज अच्छी एजुकेशन बहुत अनिवार्य है। कॉन्वेंट में जाएं, अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ें। अगर वो एजुकेशन नहीं मिलती है, अब वहां जाते हैं तो स्कूलों की फीस आज मुंह फाड़ के बैठे हुए हैं। अगर वो देने की क्षमता हमने बना ली है, हमारा सपना है हमारा बच्चा पढ़ के हमारा नाम रोशन करे, क्षमता है तो ठीक है, नहीं तो स्कूलों की फीस बहुत महंगी है, हम किसी साधारण स्कूल में पढ़वाएंगे। तो मूल्य वृद्धि और महंगाई देखने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन ये दोनों बहुत अलग अलग चीज हैं। ये सामाजिक विषमता का मूल स्रोत यही है। जो लोग समझ गए हैं इस फार्मूले को कि प्रत्येक वस्तु 20 वर्ष में अपने मूल्य में 10 गुना वृद्धि करती है। यह अर्थशास्त्र का एक नियम है कि हर वस्तु की कीमत 20 वर्ष में 10 गुना हो जाती है।
जिस डॉक्टर की फीस 20 साल पहले 50 रुपए थी, आज वो 500 रुपए फीस लेता है। जिस स्कूल में 150 रुपए फीस 20 साल पहले जाती थी, उस स्कूल की फीस आज 1500 रुपए है। जिस जमीन की कीमत 1000 रुपए गज थी 20 साल पहले, उस जमीन की कीमत आज 10,000 रुपए गज है। जो प्रॉपर्टी 10,000 की थी, 1,00,000 की थी, वो आज 10 लाख की है। जो 10 लाख की थी वो करोड़ की है। तो प्रत्येक वस्तु प्रत्येक 20 वर्ष में 10 गुना हो जाती है। और ये आंकड़े थोड़े से बाप दादा के समय में जाके देखो तो आपके और हमारे बुजुर्ग सब बताते हैं कि 1960 में 100 रुपए में पूरा परिवार चल जाता था, 1980 में 1,000 रुपए में परिवार चल जाता था, सन 2000 में, अब से 20-22 साल पहले, 10,000 रुपए में पूरा परिवार चल जाता था। उस समय हम भी होश में थे और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग होश में हो। परिवार ऐसे भी नहीं हुआ करते थे जैसे आज है। आज तो है हम दो हमारे दो, पहले हुआ करता था हम दो हमारे गिन लो, पूरी फौज होती थी। तब कम खर्चे में चल जाते थे। सन 2020-22 के दौर से हम गुजर रहे हैं और अच्छी तरह से ये जान रहे हैं कि 1,00,000 रुपए आज की जिंदगी अगर हम ढंग से जी रहे हैं, समय के अनुकूल जी रहे हैं, तो महीने में 1,00,000 रुपया हवा हो जाता है। जो कार मेंटेन कर रहा है, कार का तेल पेट्रोल, जिसके घर में 2-4 एसी लगे हुए हैं उसका बिजली का बिल, जिसके 1-2 बच्चे अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं उनकी पढ़ाई की फीस, ट्यूटर की कोचिंग की फीस, दवाई की फीस, यह तमाम ऐसे खर्चे, दूध इतना महंगा, गैस सिलेंडर इतना महंगा, बहुत सारी चीजें हैं। और देखो तो 1,00,000 रुपया महीने में हवा। मतलब अगर 1,00,000, मतलब जो कार रख रहा है, जो एयर कंडीशनर रख रहा है, जो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहा है, वो कोई राजा साहब थोड़ा ही है, एक आम आदमी है। तो आम आदमी की जिंदगी में 1,00,000 रुपए हवा हो जाता है। अगर हम अब से, ये आंकड़े हर 20 साल के देख रहे हैं आप, अब से 20 साल बाद, 18 साल बाद देखें, अगर इसी रफ्तार से ये महंगाई चल रही है तो निश्चित रूप से आंकड़े तो फेल होते ही नहीं है। तो 2040 में हमें परिवार चलाने के लिए 10 लाख रुपए महीने की जरूरत पड़ेगी। अब यहां आपको सोचना है कि अगर आप कोई 10-20-50 हजार रुपए की नौकरी तलाश कर रहे हैं, तो नौकरी का तो कहावत है, निगम साहब ने भी अभी बताया, नौकरी भूखा मरने नहीं देती है और अमीर बनने नहीं देती है। आज मान लो आपको 50,000 की नौकरी मिली, तो अगले साल बढ़ के 51,000 हो जाएगा, फिर अगले साल 52,000, 10 साल बाद 60,000 हो जाएगा और 20 साल बाद 70,000 हो जाएगा। और जब आप रिटायर होंगे तो ज्यादा से ज्यादा 1,00,000, 1.5 लाख पे आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। 1.5 लाख आज चाहिए और आपको 20 साल बाद मिला तो फिर मजा नहीं आएगा बॉस, आप रेस में तो पीछे ही रह गए। आज के समय के हिसाब से 1,00,000 चाहिए। तो जब आज की पीढ़ी जवान होगी, सन 2040 में जाएगी, घर गृहस्थी वाली होगी, तो उन्हें कोई ऐसा काम ढूंढना चाहिए कि जो उनको 10 लाख रुपए तक तो कम से कम पहुंचाए 10-20 साल में। आप अपने आप से पूछो कि आज आप हैं कहां और आपकी आय वृद्धि की दर क्या है। व्यापार की जब बात होती है तो व्यापार अच्छा सबको लगता है, ये भी सबको पता है कि व्यापार करना चाहिए, अमीर इसी से बनेंगे, जिंदगी इसी से सुधरेगी, वरना हैंड टू माउथ रह जाएंगे। तो व्यापार में 3 चुनौतियां हैं जिसकी वजह से आज युवा बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, पढ़ाई लिखाई, बीटेक, एमटेक कुछ भी कर ले, व्यापार की तरफ नहीं जा पाता। जबकि जानता है कहीं किसी पोस्ट पर 700 जगह निकलती हैं तो 7 लाख फार्म भरे जाते हैं। अभी यूपी में सफाई कर्मचारी की जगह निकली थी, वहां 700 जगह थी, लेकिन उस 700 में 9 लाख फार्म भरे गए थे, 9 लाख। अब 9 लाख में से बीटेक, एमटेक, पीएचडी तक थे। शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है, मैं तो कह रहा हूं शिक्षा का स्तर नहीं, इंसान का, पढ़े लिखे नौजवान का अपने आप से भरोसा इतना गिर गया है कि वो पीएचडी पास करने के बाद भी झाड़ू पकड़ने के लिए तैयार है, इतना मनोबल टूट चुका है। तो माय डियर फ्रेंड, आज हम ग्लोबल दुनिया में रह रहे हैं।
अमेरिका में संपन्नता क्यों है, वहां बेरोजगारी कम है, जापान में क्या हो रहा है, हम बड़े बड़े विकसित देशों में, बड़ी बड़ी मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देशों में आज चुटकी बजा के ही देख सकते हैं कि वहां क्या है, वहां इतनी संपन्नता क्यों है। व्यापार के तौर तरीके कुछ तो ऐसे होंगे जो हम नहीं जानते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आज मैं इस प्रेजेंटेशन में प्रयास करूंगा आपको वहां तक पहुंचाने का जो आपको जिंदगी में व्यापार में आगे कैसे बढ़ना है, आपको पथ प्रदर्शन करेगा। तो व्यापार में जिस तरीके का परंपरागत व्यापार हम जानते हैं उसमें 3 चुनौतियां होती हैं। सबसे पहली पैसा, पूंजी, कैपिटल, जो कि आम आदमी पे होती नहीं है। दूसरा होता है तजुर्बा यानी एक्सपीरियंस, जो कुछ ही व्यापारिक खानदानों को होता है, बाकी लोगों को नहीं होता है। तीसरा जोखिम लेने की क्षमता, जो भी इंसान के पास नहीं होती है। फिर क्या किया जाए, अब आप देखें कि क्या रास्ता है जिससे हम वहां तक पहुंच सकते हैं। देखते हैं दुनिया में लोग क्या करते हैं। पहले अपना आत्म अवलोकन करें कि दुनिया में लोग क्या करते हैं और हम क्या कर रहे हैं। इस धरती पर प्रत्येक व्यक्ति को 8 या 24 घंटे का समय मिला हुआ है। इसका स्पष्ट 3 भागों में विभाजन है। 8 घंटे में कोई भी व्यक्ति मेन जॉब करता है। एक स्टूडेंट 8 घंटे पढ़ाई करता है, इससे ज्यादा तो पढ़ाई करता नहीं, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम कर रहा हो, चाहे हायर एजुकेशन में हो या किसी कंपटीशन की भी तैयारी कर रहा हो, तो 8 घंटे पढ़ाई पर्याप्त है। कॉलेज की पढ़ाई 8 घंटे पर्याप्त है। और जिसको जीवन में तरक्की करना होता है वो 5 घंटे से ज्यादा सोता भी नहीं है। तो 5 घंटे सोने में और 3 घंटे नहाने धोने खाने पीने में, तो इस तरीके से 8 घंटा खत्म। हर व्यक्ति के पास, चाहे वो नौकरी भी कर रहा है ना, तो भी 8 घंटे नौकरी करेगा और 8 घंटे में सोएगा, नहाया धोएगा, खाए पिएगा। तो इसके बाद आदमी के पास 8 घंटे फालतू बचते हैं। इस 8 घंटे में हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, NRGT यानी नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग टॉक एंड टास्क, मतलब ऐसे काम करते हैं जिनसे कोई रोकड़ा पैदा नहीं होता। क्या करते हैं, योगी जी की बातें, मोदी जी की बातें, मायावती मुलायम सिंह की बातें, दीपिका पादुकोण की चड्डी किस रंग की है वो बातें करते हैं। तो इस तरीके की बातें कर करके हम अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। तो विदेशों में क्या हो रहा है, तरक्की का राज यहां छुपा हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें क्या हो रहा है, 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट पास करते ही बच्चा 18 साल का हो जाता है और इन 18 साल में एक अच्छे बिजनेस का चुनाव कर लेता है कि मुझे जिंदगी में ये वाला बिजनेस करना है। और जैसे ही 10+2 हुआ, बालिग हुआ, उसने अपना बिजनेस डाल दिया। वो बेरोजगारी की लाइन में लगता नहीं, किसी नौकरी के लिए कंपटीशन की तैयारी करता ही नहीं। जैसे ही बालिग हुआ, व्यापार चालू, कमाई चालू। तो 8 घंटे में अपना मेन बिजनेस किया, 5 घंटे सोता नहाता धोता है दूसरा 8 घंटे में, और जो 8 घंटे बचे, जो 8 घंटे स्पेयर हैं, इसमें वो बंदा साथ साथ पढ़ाई करता है, हायर एजुकेशन पार्ट टाइम करता है, डिग्री डिप्लोमा लेता है, लेकिन 18 के बाद कमाई के कार्यक्रम जरूर चलाता है, बिजनेस जरूर चलाता है। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ बच्चा 18 साल में भी पढ़ रहा है, 20 साल में, 28 साल में भी पढ़ रहा है, 38 में भी पढ़ रहा है, और इतना पढ़ा है कि बंदा घर पे ही पड़ा है और बेरोजगारी की जमात में अपना योगदान कर रहा है। आओ देखें दुनिया में लोग व्यापार कैसे करते हैं। अगर इस 8 या 24 घंटे में आप समझ गए कि आप अगर अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो चाहे आप किसी जॉब में हैं या आप स्टूडेंट हैं, 8 घंटे में से आप निकालो, 8 निकल सकते हैं या 6 निकल सकते हैं या 4 निकल सकते हैं, कुछ तो जीवन में नया परिवर्तन होगा। तो हम व्यापार की तरफ जाते हैं कि दुनिया में लोग व्यापार कैसा करते हैं, किस तरीके से व्यापार होता है। 2 तरीके से व्यापार होता है। हम इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, इंडियन सिस्टम से व्यापार देखते हैं। शोरूम सेलिंग होता है। शोरूम सेलिंग मतलब
दुकान रख के, गोदाम रख के, लाखों करोड़ों रुपए लगा के जब हम अपना व्यापार करते हैं तो उसको शोरूम सेलिंग कहते हैं। और विदेशों में, एक अमेरिका में अब से 70-100 साल पहले एक सिस्टम इजाद हुआ था जिसको डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम कहते हैं, जिसमें शोरूम लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो पहले इंडियन सिस्टम को हम समझते हैं। जो निर्माता कंपनियां होती हैं वो अपने कारखानों में कोई प्रोडक्ट जो इंसान के जरूरत का है वो बनाती हैं और कस्टमर तक हर प्रोडक्ट को पहुंचना होता है। डायरेक्ट कस्टमर को नहीं पहुंचाती हैं। कस्टमर को देने के लिए एक प्रॉपर एक चेन बनी हुई है। नेशनल लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर, स्टेट लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, एडवर्टाइजर और रिटेलर, इस तरीके की रिटेलर तक की चेन है। उसके बाद कस्टमर सीधे रिटेलर से जुड़ता है, कंपनी से नहीं जुड़ता है। तो जो चीज कारखाने से 30 रुपए की निकली वो कस्टमर के हाथ पहुंचते पहुंचते 100 रुपए में पहुंचती है। और 70 रुपया कहां चला गया? जो डिस्ट्रीब्यूटर्स बेच रहे हैं उनमें 70 पैसा बट जाता है, 70 रुपया बट जाता है। चाहे कपड़ा लत्ता हो, चाहे चाय की पत्ती, नमकीन बिस्किट हो, चाहे जूते मोजे हो, दुनिया की कोई भी 1 रुपए की दवाई 10 रुपए की मिलती है आपको मेडिकल स्टोर पे। 1 रुपए का पेन, 3 रुपए का पेन 10 रुपए में मिलता है। हर व्यापार के पीछे यही कहानी है। और यहां पर कस्टमर के पास कमाने का कोई धंधा नहीं होता है। यानी कि 90% कस्टमर है, 10% व्यापारी है। तो 90% कस्टमर्स का 70% पैसा केवल 10% लोगों के पास इकट्ठा होगा तो वो अमीर नहीं होंगे तो क्या होंगे? हम कस्टमर हैं, हम केवल उनका प्रचार करने का जिम्मा अपने हाथ उठाए हैं। किसी भी व्यापारी को हम प्रचार कर करके 10-20 साल शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बना देते हैं। एक छोटे से, अगर हम किसी रेस्टोरेंट वाले का बताते रहे कि उसका समोसा बहुत बढ़िया है तो पता लगा 10-20 साल बाद वो पूरा होटल का मालिक बन जाता है। किसी की मिठाई हमें अच्छा लग रही है, छोटे से खोंचे की मिठाई, तो वो पूरा बहुत बड़ा हलवाई बन जाता है, शहर का ब्रांड बन जाता है। तो आपने बहुत सारे लोगों की पब्लिसिटी कर करके उनको अमीर बना दिया, लेकिन आपको तो कोई कमाई नहीं हुई। मैं यह बताना ये चाहता हूं कि दुनिया भर के कारोबार की पब्लिसिटी पब्लिक ही करती है, कस्टमर ही करता है और व्यापारियों के व्यापार चलते हैं। तो आपके पब्लिसिटी से जब बिक्री हो रही है, व्यापार चल रहे हैं, तो आपकी पब्लिसिटी से आपका ही व्यापार चल जाए, ये कॉन्सेप्ट कितना बढ़िया है। डायरेक्ट सेलिंग की बुनियाद इसी पर टिकी हुई है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज ने ये सिस्टम बनाया कि कस्टमर जो हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है और उसके चर्चा करने से, अब देखो आज चर्चाएं कितनी कितनी मतलब आग की तरह फैलती हैं। पठान पिक्चर रिलीज नहीं हो पाई तब तक उसकी चर्चा हर घर में, हर इंसान को सुनाई दे गई। तो चर्चा कौन कर रहा है? ये पब्लिक ही तो कर रही है। किसी भी चीज की चर्चा कर करके हम उसको फर्श से अस्त तक पहुंचा देते हैं। पब्लिक की पब्लिसिटी में बहुत पावर है। तो इसी पावर को डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में बिजनेस का रूप दे दिया गया। अगर कोई कस्टमर किसी चीज को इस्तेमाल करता है, वो चीज उसे अच्छी लगती है और उसके चर्चा करने से कोई दूसरा व्यक्ति खरीदता है, तो कायदे से वो खरीद उसकी मानी जाएगी और उसके द्वारा जो बिक्री हुई है उसका प्रॉफिट उसे दिया जाएगा। मैं उदाहरण फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, एक अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है, उसका उदाहरण ले रहा हूं। ये वेलनेस की कंपनी है, हेल्थ केयर की कंपनी है, इसके बारे में आगे बताऊंगा। वो कंपनी अपने कस्टमर्स को डायरेक्ट रजिस्टर्ड करती है और कस्टमर को ये राइट देती है कि वो जब चाहे डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है कंपनी का। एक मिनिमम अमाउंट का प्रोडक्ट खरीद कर वो डिस्ट्रीब्यूटर से पी ले सकता है। तो जब वो डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में रजिस्टर्ड हो गया
तो उसे राइट दे दिया, अब वो चर्चा करे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करे, और उसके माध्यम से कोई खरीदना चाहता है तो उसको कंपनी से डायरेक्ट रजिस्टर्ड करा दे। और कस्टमर के द्वारा रजिस्टर्ड कराए हुए नेक्स्ट कस्टमर ने जब कोई परचेज की है तो उसको 25% शुरुआत में 25% प्रॉफिट से शुरुआत कराते हैं। तो इस सिस्टम में जो कस्टमर पैसे की कंजूसी कमी की वजह से, कंगाली की वजह से अपना कोई कारोबार शुरू नहीं कर पाते थे, अमेरिका में एक क्रांति आई। घर घर में हर नौजवान ने डायरेक्ट सेलिंग से व्यापार शुरू किया। भारत में दुर्भाग्य ये रहा कि यहाँ शुरू में कुछ चालाक चोर टाइप के लोगों ने इस पाक पवित्र सिस्टम को पकड़ा, और इसके माध्यम से, सिस्टम तो बड़ा पावरफुल है, इसमें हर गरीब को व्यापार करने का मौका मिल सकता है, बिना लाखों करोड़ों रुपए लगाए भी लोग करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन शुरू में जब कोई चीज बदनाम हो जाती है ना, तो लोग फूंक के कदम रखते हैं। तो लोगों को समझ नहीं थी कि अच्छे सिस्टम होते क्या हैं, उन पे बिजनेस कैसे किया जाता है। एक अच्छे बिजनेस की, एक अच्छी कंपनी की, एक अच्छे प्रोडक्ट की पहचान करना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड। सिस्टम बहुत बढ़िया है, लेकिन बहुत सारे लोग धोखा खा चुके हैं तमाम 99% फर्जी कंपनियों से। इसलिए हमें बड़ा होश में समझना पड़ेगा सही और गलत सिस्टम की पहचान क्या है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने जो ट्रेडिशनल सिस्टम में बीच के बिचौलिए थे, डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, उनका रोल खत्म कर दिया और डायरेक्ट कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूटर बनने का अधिकार दे दिया। मैं आपको पावर ऑफ बिजनेस के बारे में बहुत संक्षेप में बताऊंगा एक उदाहरण के साथ। आपने बिजनेस क्यों करना चाहिए, बिजनेस हमारी अगली पीढ़ी को और 3 पीढ़ी को कहां तक ले जा सकती है, उसका एक एग्जाम्पल आप रिलायंस ग्रुप से ले सकते हैं, जिसका एक प्रोडक्ट है जियो। आज हिंदुस्तान में जियो के 50 करोड़ ग्राहक हैं। 50 करोड़ ग्राहक अंबानी साहब को प्रतिदिन 2 रुपए की इनकम देते हैं। तो एक दिन में जियो से अंबानी साहब को 100 करोड़ रुपए पैदा होता है रोजाना, रोज 100 करोड़। 100 करोड़ का मतलब ये होता है कि अगर कोई 1 लाख रुपया महीना कमाता है तो वो 100 करोड़ कितने दिन में कमाएगा। 100 करोड़ को 1 लाख से भाग करो तब पता लग जाएगा 10,000 महीने में कमाएगा। 10,000 का मतलब 10,000 महीने को 12 से भाग करो तो 833 साल आ जाते हैं। यानी जो अंबानी जी एक दिन में 100 करोड़ कमाते हैं, 1 लाख रुपया महीने की इनकम वाला 833 साल में कमाएगा। इसका एक और मतलब समझ जाओ, 833 साल का मतलब एक आम इंसान को, जो वो 20 साल में होश में आता है, काम करने लायक होता है और 60 साल में रिटायर हो जाता है। केवल 40 साल का समय मिला, 833 साल को 40 से भाग करो तो आप खूब समझ जाओ कि आपको 100 करोड़ कमाने के लिए 20 जन्म लेने पड़ेंगे, जबकि 1 लाख रुपए की आमदनी आपकी है तब, और नहीं है आप कोई 10, 20, 50 हजार की नौकरी ले रहे हैं तो आप 84,000 योनियों में भटकेंगे तब भी नहीं ले पाएंगे 100 करोड़ रुपया। तो माय डियर फ्रेंड, एक सवाल लगे हाथों आपसे पूछ रहा हूं, एक बिजनेसमैन जो हमारे देश का, हमारे जैसा ही हाड़ मास का इंसान है, वो एक दिन में 100 करोड़ रुपए कमाता है। क्या आपने पूरी जिंदगी 100 करोड़ रुपया कमाने का सोचा भी है? अगर सोचा भी है तो क्या आपके पास कोई योजना भी है? गहराई से आप अपने आप से इस सवाल का जवाब पूछना। माय डियर फ्रेंड, इस बिजनेस का सीक्रेट क्या है? हम टाटा का, अंबानी का, अडानी का, इनका नाम ले लेके खुश होते रहेंगे, या इनकी तरक्की देख के कुड़ते रहेंगे, या फिर इनसे कुछ सीखेंगे भी कि ये बिजनेस कर कैसे रहे हैं? तो उस बिजनेस सीक्रेट को मैंने बड़ा चिंतन मनन करके निकाला है, और जब बहुत गहराई तक घुसा तो फिर मेरे को पता लगा कि इस बिजनेस की नब्ज केवल 2 चीजों में छुपी हुई है। केवल 2 चीजें हैं, केवल 2 चीजें। पहली चीज है प्रोडक्ट्स। किसी प्रोडक्ट का ही बिजनेस हो रहा है ना। अंबानी जी बिजनेस कर रहे हैं इंटरनेट का, ऐसी चीज का जो हर इंसान के जरूरत की चीज है।
अगर 10 मिनट को भी इंटरनेट चला जाए ना तो इंसान पागल हो जाता है। तो एक तो चीज बिजनेस ऐसे चीज का अगर किया जाए जो हर इंसान की जरूरत है तो फिर बिजनेस सफल होगा। दूसरी चीज सिस्टम होती है। सिस्टम क्या? अंबानी साहब को प्रोडक्ट घर घर पहुंचाना नहीं पड़ता है। आप बताओ कि जब आपका जियो खत्म हो जाता है तो आप कैसे करते हो? माई जियो ऐप पे गए और अपने आप रिचार्ज कर लिया। दूसरी चीज, पेमेंट कलेक्ट करने नहीं जाना पड़ता है। आप पहले पेमेंट करते हो तब आपका रिचार्ज सक्सेसफुल होता है। तीसरी चीज, कोई उधारी वसूली का झंझट नहीं। ये चीजें उनके बिजनेस सिस्टम में मैंने निकाल के रखी। अब बड़े गहराई से मैं एक चीज देखता हूं, अंबानी साहब, धीरू भाई अंबानी साहब अनिल अंबानी को पूरा बिजनेस सिखा गए। अनिल अंबानी साहब, ये मुकेश अंबानी साहब पूरा का पूरा बिजनेस कारोबार अपनी औलाद को छोड़ के चले जाएंगे, सिखा के चले जाएंगे। लेकिन वही बात है कि शोले पिक्चर का एक डायलॉग याद आता है कि तेरा क्या होगा कालिया। तो माय डियर फ्रेंड, मैं बताना चाहता हूं, परम पूज्य रेक्स मॉन सर, जिन्होंने इस धरती का भगवान बोलते हैं, ऐसा बिजनेस प्लेटफॉर्म एक आम आदमी को मुहैया करा दिया जो अंबानी के बिजनेस सीक्रेट में है। ऐसे प्रोडक्ट्स का निर्माण उन्होंने किया जो हर इंसान की जरूरत है। अगर उनको आप समझा दें जरूरत, तो कोई भी इंसान गहराई से समझे तो उन प्रोडक्ट्स के बगैर आज जिंदगी जी नहीं पाएगा, अपने आप को स्वस्थ रख नहीं पाएगा। और सिस्टम ऐसा दे दिया हम लोगों को व्यापार करने का कि हमें प्रोडक्ट घर घर पहुंचाने नहीं पड़ते हैं, अपने आप उसके घर पहुंच जाते हैं। पेमेंट वसूल करने नहीं जाना पड़ता है, उधारी का कोई झंझट नहीं है। तो जैसे अंबानी का बिजनेस चल रहा है, वैसे ही आज हमारा बिजनेस चल रहा है। और इस बिजनेस मॉडल को आप भी समझो, हो सकता है कि आपके भी काम में आए। जी हाँ मित्रों, जिस बिजनेस की मैं बात कर रहा हूं उस कंपनी का नाम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है। और ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बेस्ट कॉम्बिनेशन है पूरी दुनिया का दो पावरफुल इंडस्ट्रीज का, एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, दूसरा वेलनेस इंडस्ट्री। क्या है ये वेलनेस? डायरेक्ट सेलिंग तो आपको समझा दिया, अब थोड़ा सा 2 मिनट में वेलनेस समझो। आप जहां पर खड़े हुए हैं वहां से एक दोराहा जाता है, दो अलग अलग रास्ते निकलते हैं। बाईं तरफ आप देख रहे हैं इलनेस यानी बीमारियों की दुनिया प्रारंभ होती है, और दाईं तरफ आप देख रहे हैं वेलनेस यानी आगे का सफर अगर आप करना चाहते हैं तो स्वास्थ्य का रखरखाव करना पड़ेगा। वेलनेस मतलब स्वास्थ्य का रखरखाव और इलनेस मतलब बीमारियों का इलाज। अच्छा, आप क्या करना चाहते हैं? आप कोई ऐसा इंतजाम ढूंढना चाहते हैं, आज आप यहाँ न्यूट्रल पॉइंट पर खड़े हुए हैं ना, आप बीमार नहीं हैं, मैंने मान लिया, मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं, मैं तो बीमार नहीं हूं। तो आप इस जगह खड़े हैं जिसको न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं, आप बीमार नहीं हैं, लेकिन यहां से आप जाना किधर चाहते हैं? बीमारियों की तरफ जाना चाहते हैं या रख रखाव करके ऐसी अवस्था में अपने आप को लाना चाहते हैं कि बॉडी के अंदर जो कुछ भी कमियां हैं, जो कुछ भी मरम्मत है, जो कुछ भी पोषण की कमी है, या जो कुछ भी हमारी बॉडी मांगती है उसको देकर हम बीमार होने से बचा लें, या फिर बीमार होने के बाद हम इलाज कराते फिरे और जिंदगी की सारी कमाई लगाते हैं? तो मित्रों, वेलनेस को समझने के लिए एक कदम और आगे चलते हैं। जब हम जागरूक नहीं होते हैं तो एक उम्र के बाद, आजकल तो 18-20 साल की उम्र ही पर्याप्त है, सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, बीमारियों के सिम्टम्स, पेनफुल सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। और ये सिम्टम्स दिखे या ना दिखे, आपको अपने सिस्टम्स के बारे में अवेयर हो जाना चाहिए। बॉडी के तमाम तंत्र हैं, जैसे एक मशीन के तंत्र होते हैं, ऐसे बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, जेनाइटल सिस्टम और वेस्कुलर सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम है, नर्वस सिस्टम। इन सिस्टम्स को कुदरत ने व्यवस्था की है, अच्छा पोषण चाहिए जिनसे ये संचालित हो रहे हैं। सिस्टम के बारे में थोड़ी सी जानकारी नहीं हुई ना, तो ये सिम्टम्स जो है डिसीज में बदल जाती है, यानी बीमारियों में बदल जाते हैं।
आपको करना क्या है, आप सिस्टम के बारे में अवेयर हो जाइए और सीखिए कि इनको केयर कैसे किया जाएगा। और अगर आपने केयर नहीं सीखा तो आप क्योर में चले जाएंगे। ये दोनों शब्द देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं, CURE क्योर और CARE केयर, लेकिन U और A की वजह से लोगों की जानें चली जाती हैं, पूरे जिंदगी भर की गाड़ी कमाई क्योर में चली जाती है। अस्पतालों के इलाज आज बहुत महंगे हो गए हैं। मैं बार बार कहना चाहूंगा, केयर फिर भी बहुत सस्ती है माय डियर फ्रेंड। क्या अच्छा रहेगा, हम अपने शरीर की, अपने अंगों की, अंग तंत्र की केयर कर लें या फिर क्योर कराएं? बीमार होकर मेडिसिन पर खर्च करें या स्वस्थ रहकर ही न्यूट्रिशन पर खर्च करें, इन्वेस्ट करें, अपने शरीर के अच्छे पोषण पर खर्च करें? अगर हम बीमार होकर मेडिसिन पे खर्च करते हैं तो ये टेम्परेरी है, लेकिन